बंदा परवर। दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथी का सर्वश्रेष्ठ मदर टिंचर जो हर तरह की कमजोरी, सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने में अपना स्थान रखती है। ये मदर टिंचर बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। इसका नाम है स्कूटेलेरिया लेट्रिफ्लोरा। स्कूटेलेरिया लेट्रिफ्लोरा पूरा नाम इसका। वैसे शॉर्ट में स्कूटेलेरिया मदर टिंचर के नाम से आप संबोधित कीजिए। अब मैं आपको इसके लाभ बताता हूँ। स्कूटेलेरिया लेट्रिफ्लोरा औषधि को एक स्नायु प्रशासक औषधि माना जाता है। ये औषधि हृदय शोभ यानी कि कार्डियक इरिटेबिलिटी, दिल में सूजन आना, लास्य यानी कि कोरिया, स्नायु शोभ तथा बच्चे के दांत निकलते समय आने वाली बेहोशी, मांसपेशियों का फैलना, इन्फ्लुएंजा एक तरह का बुखार के आने के बाद स्नायुविक कमजोरी आदि रोगों में अच्छा असर करती है। इसके अलावा विभिन्न रोगों में स्कूटेलेरिया औषधि का उपयोग नींद के जो लक्षण हैं, रोगी को बिल्कुल भी नींद ना आना, अगर रोगी को नींद आ भी जाती है तो वो अचानक सोते सोते जाग उठता है। रोगी को नींद में डरावने से स्वप्न आते हैं। निशा भीति यानी कि रात के समय डर लगना आदि लक्षणों में रोगी को स्कूटेलेरिया औषधि का सेवन कराना लाभदायक है। अब ये पुरुषों के रोगों से संबंधित किन लक्षणों पर लाभ करती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि रोगी का वीर्य अपने आप ही निकल जाने के कारण उसमें वीर्य की कमी हो जाती है, जिसके कारण रोगी को नपुंसकता का रोग हो जाता है। इसी कारण से रोगी को ये डर भी लगता है कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इस तरह के लक्षणों में रोगी को स्कूटेलेरिया लेट्रिफ्लोरा औषधि देने से लाभ मिलता है। देखिए, इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है। आप लोग सभी है जो इस दवा को ले लेते हैं सेक्स पावर में और फिर कहते हैं कि हमने ये ले ली, ये बेकार दवा है, काम नहीं करते। अब मैं आपको बताऊं कि ये काम क्यों नहीं किया। जिन आदमियों को लाभ नहीं हुआ उनको काम क्यों नहीं किया, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। देखो, हर एक चीज पे ध्यान दो। आप सबसे पहले एक बात ये सोचो अपने दिमाग में कि हम कौन सी चिकित्सा का इलाज ले रहे हैं, कौन सी पद्धति का इलाज ले रहे हैं। अगर आयुर्वेद का लेते हैं तो आपका चिकित्सक वात, कफ और पित्त, इन दोषों में से अगर दोष ढूंढ करके दवा देगा तो आपको लाभ होगा। इसी तरह होम्योपैथिक में सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो होम्योपैथिक में लक्षण प्रधान है। सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस
ये तो है जो है ही है। इनमें से कोई पेशेंट अगर इनमें से आप नहीं देख सकते तो इस पचड़े में न पड़े। जो आपके शरीर में प्रत्यक्ष में लक्षण है उनको मान के चले। आपको सोरा सिफिलिस साइकोसिस से कोई लेना देना नहीं। अब ये काम क्यों नहीं किया ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसके लक्षणों को ध्यान से समझो आप। अगर आपने ये लक्षण बिल्कुल आपके अंदर हैं और आप इसका प्रयोग करते हैं और फायदा नहीं होता है, क्या बात करते हो आप? कहो जो मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, लेकिन पहले मेरी बात को सुन लो। पुरुषों के रोगों के अंदर अपने आप वीर्य निकलना, और वीर्य अपने आप जब निकलता है तो वीर्य की कमी हो जाती है। उस कमी होने के कारण से आदमी को नपुंसकता आ जाती है। और इसका जो रोगी है उसके मन में एक डर बैठता है कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब यहाँ आके मैं रुकता हूँ। एक रोगी से आप मिलोगे तो वो कहेगा कि मेरा वीर्य निकल जाता है, नपुंसकता आ गई है। कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई है, और दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे। जिसकी ये सोच है उसको ये दवा काम नहीं करेगी। और एक रोगी ये कहता है कि वीर्य निकलते निकलते नपुंसकता आ गई है और अब ये रोग मुश्किल से ही ठीक होएगा। उसके मन के अंदर एक डर बैठता है। वो डर के कहता है कि अब ये ठीक होना बहुत मुश्किल है। जिसकी ये सोच हो गई और जिसके मन में ये डर बैठ गया कि मेरी नपुंसकता ठीक नहीं होगी और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा अपने जीवन में, अगर इसके जैसे विचार जिस व्यक्ति के अंदर बन गए हैं उसको ये दवा अकेली ही उसकी बीमारी का खात्मा कर देगी। क्या बात करते हो, ये होम्योपैथिक है। 10 दवाओं को मिलाने की जरूरत नहीं, हमें 8-10 दवाइयां इसलिए मिलानी पड़ती है कि आप करेक्ट लक्षण हमें नहीं देते। तो हम जैसे 7 या 8 दवाइयां मिला के आपको देते हैं, उसके अंदर ये दवाई भी होती है, यूं मान लो आप। तो क्या आप ये समझते हैं कि आप 6 या 7 दवाइयां जो ले रहे हैं इस वजह से आप ठीक हो रहे हैं? नहीं, ये अपनी सोच इस दिमाग से निकाल दो। अगर आप 6 मदर टिंचर ले रहे हैं, अगर आप 7 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, उन मदर टिंचर्स के अंदर 1 या 2 मदर टिंचर के आपके लक्षण हैं तो वो 2 मदर टिंचर आपको निरोग करेंगे। बाकी आपको एल्कोहल पेट के अंदर गया और निकल गया, वो अच्छा करेगा न बुरा करेगा। और चिकित्सा में बुरा हो जाता है। अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर सही गोली नहीं लगी और 3-4 गोलियां डॉक्टर ने मिला के दे दी तो एक गोली इतनी खुरापात करेगी कि आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। होम्योपैथिक में ये डर नहीं है। इसीलिए हमने कॉम्बिनेशन का सहारा लिया
क्योंकि कोई भी रोगी है करेक्ट लक्षण हमें नहीं देता। अगर करेक्ट लक्षण जो अभी मैंने बताया है और वो किसी रोगी के अंदर है और जो शब्द मैंने बोले हैं वो शब्द अगर वो रोगी ऑडियो के अंदर लिख करके भेजे और मैं उसको ये दवाई देता हूँ और शर्त लगाता हूँ 10,000 रुपए की, अगर वो नहीं ठीक होता है तो मैं नगद उसको दूंगा, नहीं तो 20,000 रुपए लूंगा। क्या बात करते हो? होम्योपैथी के लिए कह दिया कि ये काम नहीं करती, सस्ती है, काम कैसे करेगी? हर एक चीज का मौसम होता है। सर्दी का मौसम अभी है, अपन ये कपड़े पहन के बैठे हैं। समझो मेरी बात को, समझो। अच्छे लग रहे हैं, ये सुहा रहे हैं। गर्मी में सुहाएंगे क्या आपको? नहीं सुहाएंगे। गर्मी में पंखा भी चालू कर देंगे, एसी भी चालू कर देंगे, फिर भी हाय मरे हाय मरे हाय मरे। 3 मिनट भी धूप में खड़े रहेंगे कि मर गए गर्मी। और अभी इस ठंडी के अंदर ऐसा मन करता कि हे सूर्य भगवान तुझको ही खा जाऊं मैं, तू मेरे पास ही रहे। इतना प्यारा लगता है, इतनी प्यारी धूप लगती है, क्योंकि मौसम सर्दी का है। तो आपके लक्षण वो प्रमुख है। ये जो चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी की, सर्वप्रथम महात्मा हेनीमैन ने एक ही कहा है बात कि ये लाक्षणिक चिकित्सा है, तुम्हें रोग के नाम से कोई मतलब नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास एक खांसी का रोगी आया, बहुत पुराना, बात है करीब 20-30 साल पहले की। को मैंने उससे पूछा, भाई क्या बात है? कि मेरी खांसी जो है ये ठीक नहीं हो रही और इसको 2-3 महीने हो गए, कफ खूब आता है और ये ठीक नहीं हो रही। और डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हें टीबी का इलाज 12 महीना लेना पड़ेगा। अब मैं 12 महीना तक गोली खा नहीं सकता। आपके पास इसलिए आया हूं कि शायद कोई रास्ता निकल जाए। मैंने कहा तुम्हारे एक्सरे में क्या आया है, उसकी रिपोर्ट बताओ। कि एक्सरे में टीबी नहीं आई। तुम्हारा ईएसआर कितना है? तो वो भी ठीक है। अब जब जांचों में टीबी नहीं आती और लक्षण टीबी के हैं तो डॉक्टर क्या करे? 2 महीने से उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही तो वो उसको टीबी की दवाओं में डाल देते हैं, टीबी का इलाज उसको शुरू कर देते हैं और वो ठीक होता है। क्योंकि एलोपैथी का यही सिद्धांत है। जैसे कोई जुकाम समझ में नहीं आया तो भाई तुमको एलर्जी है, तो ये एलर्जी क्या चीज होती है? मेरे को बताओ क्या होती है एलर्जी? आज के 30 साल, 50 साल, 60 साल पहले, 60 साल पहले एलर्जी शब्द था ही नहीं। क्या एलर्जी होती है? मेरे को दूध से होती। क्या होता है दूध से? दस्त लग जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दूध को बंद कर दो, छाछ पियो।
कोई जरूरी है? कोई पंडित ने कहा दूध पियो? तुम्हें एलर्जी नहीं है, तुम्हें दूध पचता नहीं है। एलर्जी नहीं, तुम्हें दूध पचता नहीं। दूध से एलर्जी नहीं होती, दूध दुनिया पीती है। तुम्हें दूध पचता नहीं, तुम छाछ पियो बेटा, ठीक हो जाओगे। तो मैंने उस खांसी के रोगी को कहा, मैंने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? वो कहता है कि मैं इतना लंबा कोर्स नहीं ले सकता, कोई उपाय है तो बताओ। मैंने कहा देखो मेरी बात सुन लो, मैं जो सवाल पूछता हूं तुम मेरे को उसी का ही जवाब देना। तो बोलो आप। मैंने कहा तेरे को सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है? कि खांसी आती है और कफ आता है, और कफ आता है तो मेरे को उठना पड़ता है। मैंने कहा वो क्यों? बैठे बैठे भी तो सूंघ सकते हो। कि नहीं मेरे को उठना पड़ता। मैंने कहा क्यों उठना पड़ता? कि मैं एक तरफ जाके कफ को थूकता हूं तो एक डोरे जैसी लाल नीचे तक की आती है कफ के साथ में, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं कहीं बेटा साइड में अगर थूक दूं और वो लाल साथ के साथ दो आदमी देखें तो मैं शर्मिंदा होता हूं कि मेरे कफ के अंदर एक डोरे जैसे कफ लटकता है नीचे जमीन तक। जैसे वो शिलाजीत वाला तार निकाल के ये दिखाते ना, ये 10 फुट, ये 20 फुट, ये 100 फीट असली शिलाजीत। अरे उनकी ऐसी की तैसी असली शिलाजीत देंगे। मैं निकाल दूं, कहो जितने डोरे निकाल दो। उन लोगों को बेवकूफ बना करके वो चूना लगा देते हैं। तो मैंने कहा अभी तुम्हें कफ की इच्छा है कहाँ? मैंने कहा जाओ कफ करो। मैं उठ के उसके पास चला। उसने बाहर जाके थूका तो डोरे की तरह। मैंने कहा तुम कल आना, मैं तुम्हारे को दवाई दूंगा। अगले दिन वो आया तो मैंने उसको दवाई दी, काली बिच क्रोमिकम 30 पोटेंसी, एक इतने बड़ी शीशी गोलियां भर के दी। मैंने कहा तुम इस दवाई को दिन में 4 बार 5-5 गोली चूसो, और ये शीशी खाली नहीं हो जब तक मेरे पास मत आना। तुम्हें आराम मिले तो भी चूसना है, न आराम मिले तो भी चूसना है। ये खाली हो जाए तब मेरे पास आना तुम। तो साहब उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। वो 20 दिन बाद ही आया कि मेरे को तो 1 हफ्ते में ही कफ बंद हो गया, मेरी खांसी ठीक हो गई। तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, इसलिए मैं आ गया। मैं कोई बात नहीं, आ गया, इसको पूरा ले लो। अब तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हारी कोई भी जांच करा लो, कहीं कुछ भी नहीं आएगा तुम्हें टीबी नहीं है। तो इस तरह होम्योपैथिक, अगर नमकीन रंग का कफ आता है, अगर उसमें कुछ हरापन लिए हुए आता है तो ये लक्षण काली आयोड का है। काली आयोड में जुखाम जब पक जाता है आदमी का, तब इस तरह का कफ आता है। अरे आजकल के डॉक्टर पूछते तक नहीं कि तुम्हें कफ किस रंग का आता है, तुम्हें दस्त किस रंग की आती है, तुम्हें पेशाब किस रंग का आता है। जब डॉक्टर ही नहीं पूछते तो रोगी क्या बताएगा? रोगी तो सीधा सवाल करता है कि मेरे को ये तकलीफ है, दवा लिख के दो। और दवा लिख के नहीं देते हैं तो ये घमंडी है, अकड़ हो गई है, ये डॉक्टर बेकार हो गया, अब क्या करें बताओ। तो इसी तरह बीमारी कोई भी हो,
लक्षण लेने उसके परम आवश्यक है। रोगी कहे लाख कि मेरे को टीबी, हम नहीं मानेंगे। उसको टीबी है, उसको ब्रोंकाइटिस है, उसकी पुरानी खांसी है, और उस पुरानी खांसी से उसको इस तरह का कफ आता है, और इस तरह का डोरे की तरह श्लेष्मा निकलना, वो चाहे मुंह से निकलो, वो चाहे नाक से निकलो, उसकी दवाई काली बिस्क्रोमिकम ही है, दूसरी दवाई नहीं है। जब तक वो दवाई नहीं लगेगी, होम्योपैथिक में वो रोगी ठीक नहीं होगा। तो वो 1 महीने में चंगा हो गया, उसको कभी खांसी आई नहीं, और 1 साल की दवाई खाने से वो जहरी है एलोपैथिक तो बच गया, हजारों रुपए उसके बच गए। तो हम रोगी के कहने से कैसे मान लें कि ये बीमारी है? हमें पूरे लक्षण चाहिए। तो हम क्या लिखता हूँ, जो मेरे को पूछते हैं तो कमेंट्स के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे आओ। एक बात तो ये लिखता हूँ, दूसरी मैं लिखता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अनुमान वक्त हूँ। दूसरी बात ये लिखता हूँ कि फोन पे बात करो। आज सुबह की बात है, एक रोगी ने कह दिया कि मेरे को सेक्सुअल कमजोरी है, मेरे को दवाई दो। अब मेरे को तो कमाई होती है सेक्स की दवाई देने में। मैंने पूछा और क्या है तेरे को? कि मेरा दिल धड़कता है, घबराहट होती है, पसीना आता है। अरे हमारे में भी इंसानियत है। मैंने उसको फटकारा, मैंने कहा देखो अभी सेक्स का चक्कर छोड़ दो और कार्डियोलॉजिस्ट से जाकर के मिलो, अपने हार्ट की जांच कराओ, ईसीजी कराओ, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराओ और इको की जांच कराओ। जब तुम्हारी ये सब जांचें नॉर्मल आए तब मुझसे बात करना। अभी तो आप तो दवाई दे दो, आपका क्या है? मैंने कहा मैं नहीं दूंगा दवाई तुमको। तुम्हें किसी भी टाइम पसीना आता है, घबराहट होती है, किसी भी टाइम तुमको अटैक आ गया, इधर दवाई मैंने दी, अगले दिन अटैक आ गया तो घर वालों को पता लगेगा कि उन्होंने दवाई दी, दूसरे दिन हमारा आदमी मर गया तो मेरे को मारोगे? हमें चारों तरफ, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, बीच में, चारों तरफ देखना होता है, अगर समझो तो अपने आप को। और अगर तुमने ये सोच लिया कि साला मरेगा तो मर जाएगा, अपना क्या बिगड़ेगा, सर्टिफिकेट है अपने पास, मर गया होगा, ये सोच नहीं रखनी चाहिए। मानवता है। तो मैंने उस रोगी को यही कहा कि मैं ठीक है, ये सब जांचें करा के आपको वीडियो के अंदर इसमें भेजता हूँ व्हाट्सएप में, फिर मैं लूँगा। मैंने कहा अब भाई तुम्हारे बात समझ में आई, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको टेलेरिया का जो लक्षण है कि इसके रोगी के अंदर जो नपुंसकता होती है तो उसके ख्यालात में ये होता है कि मैं अब कभी ठीक नहीं होऊंगा। तो उसको 2-3 मदर टिंचर देने की जरूरत नहीं, इसी की 25-25 बूंद दिन में 4 बार 1 महीना दे दो, उसकी नपुंसकता गायब। आगे सुने आप, ये पुरुषों के लक्षण है ना, और बीमारियों को भी ये दवा ठीक करती है। इसके अलावा जो पेट के लक्षण है, हर समय रोगी का जीभ मिचलाता है, रोगी को हिचकी आती है, खट्टी डकार आती है, खाना पीना मुश्किल होता है, इन लक्षणों के अंदर भी स्कूटेलेरिया फायदा करती है। रोगी के पेट में गैस बनने का कारण पेट फूल जाता है, रोगी को होने वाला दर्द, बेचैनी रहती है, रोगी को बहुत ज्यादा हल्के रंग के
दस्त आते हैं जैसे लक्षणों में भी स्कूटेलेरिया फायदा करती है। सिर के लक्षणों में रोगी के माथे में धीरे धीरे से होने वाला दर्द, रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसकी आंखें बाहर की ओर निकल रही है। रोगी के आधे सिर में दर्द होना, जो खासकर दाईं आंख के ऊपर होता है। सोते सोते बार बार नींद टूटना और डरावने सपने आना। बीच बीच में सल्फर भी दो, क्योंकि रोगी के ये जो लक्षण हैं नींद के, ये लक्षण सल्फर से भी मिलते हैं। तो इस दवा को खिलाते हुए बीच बीच में सल्फर 200 दोगे तो रोगी जल्दी ठीक होगा। हाँ, बीच बीच में नींद टूटना और डरावने सपने आना, इस कारण रात में उठ करके रोगी को घूमना पड़ता है। अक्षी गोलकों में दर्द होना, ज्यादा शोर शराबे के कारण होने वाला सिर दर्द, इसके साथ ही बार बार पेशाब करना, उल्टी आने के कारण सिर में दर्द होना और शोर शराबे से, बदबू से, किसी चीज को लगातार देखते रहने से हो जाता है। इस तरह के यदि कोई लक्षण किसी रोगी में है तो इसको टेलेरिया लेटिरिफ्लोरा दी जाए तो इसके सेवन से रोगी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। इसका मदर टिंचर ही आता है, और इसका मदर टिंचर अगर आप इसे सिंगल लेना चाहते हैं, जिस तरह मैंने अभी लक्षण बताई है, तो सिंगल अगर आप लेना चाहते हैं तो 25-25 बूंद दिन में 4 बार लीजिए। 1 महीना आपकी नपुंसकता खत्म, आपका वीर्य निकलना बंद। और अगर आपके लक्षण क्लियर नहीं है और आप 4-5 दवाइयां ले रहे हैं तो इसको भी उसमें मिला दीजिए। आप ये मत देखिए कि 6 मदर टिंचर डॉक्टर ने लिख दिए, एक और, कोई दिक्कत नहीं, आप मिला सकते हैं। मदर टिंचर्स का आपस में शत्रु भावपन बहुत कम होता है, और फिर आप एक ही समंदर में जाके मिलेंगे। ये रोग है, नदियां हैं, नदियां, कोई सतलुज है, कोई कावेरी है, कोई ब्रह्मपुत्र है, कोई नर्मदा है, दुनिया भर के नाम है, जमुना है और गंगा है, और कितनी ही नदियां अपने देश में, झेलम है और हैं। तो ये सब अपना अपना कार्य करते हुए, सबको लाभ पहुंचाते हुए, सबकी फसलों को ऊंचा करते हुए, इनको जब ये देख लेती है हमने हमारा काम कर दिया संसार के लिए, तो ये सारी की सारी जाकर के समंदर में मिल जाती है। और समंदर एक इतना विशाल होता है कि उसके अंदर कितने ही नदियां मिल जाए वो कभी थकता नहीं। तो आदमी को भी समुद्र जैसा दिल होना चाहिए, नदी जैसा नहीं। अरे नदी को तो जिधर मोड़ो उधर ही मुड़ जाती है। समुद्र बनो, अपने को समुद्र बनो, दिलदार बनो। कोई रोगी आके तुम्हारे को सामने गिड़गिड़ाता है, रोता, तो यार वास्तव में तुम्हें तो बहुत बीमारी खराब है यार, मेरे को भी चिंता हो गई। देखो कोशिश कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बाकी बहुत मुश्किल काम है। अरे वो तुम्हारे के पास ठीक होने के लिए आया, तुम उसके साथ उससे ज्यादा रो रहे हो। तुम डॉक्टर हो या जाम हो,
तुम्हें क्यों रोने के लिए किसने बिछाया है यहाँ? ये जो दवाइयों का अंबार लगा रखा है ये किस लिए है? तुम्हें ये कहना चाहिए कि तुम बिल्कुल ठीक होगे। ये बीमारी कोई मायना नहीं रखती। मैं तुम्हें दवाई दूंगा, तुमको ठीक करूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। आधी रात को भी फोन कर देना, मैं तुमको जवाब दूंगा। हिम्मत रखो, ये परहेज से दवाई लो, तुम बिल्कुल ठीक होगे। अरे आधा तो रोगी को आप वहीं ठीक कर दोगे, आधा वो आपकी दवाई से ठीक होगा। उसका कॉन्फिडेंस को लूज मत करो, तब जाकर के इलाज होता है। ये भावना है क्या आज के डॉक्टरों के अंदर? पूरा जो बीपी नापते हैं ना, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ नाप के दवाई लिख देते। ये कोई बात हुई? किस बात के 300 रुपए फीस के लिए तुमने? बीपी आदमी को अगर पैदल पैदल डॉक्टर के गया तो 15 मिनट तो बाहर बैठ जाए और फिर डॉक्टर को हाथ जोड़ के कहे, डॉक्टर साहब मेरा बीपी आप नापो। तो वो नापने लगे तो हाथ जोड़ के कहो, डॉक्टर साहब मैं लेट करके फिर नपाना चाहता हूँ। वो क्या करे डॉक्टर? बिना मन से ठीक लेट जाओ। डॉक्टर को उठना पड़ेगा, बेड तक जाना पड़ेगा 2 कदम दूर, और लेटे हुए का बीपी नापेगा। मैं सत्य कहता हूं, आप अगर फौरन जाकर के डॉक्टर को सबसे पहले नंबर में अपना बीपी नपाओगे और 1 किलोमीटर पैदल चल के गए हो, गर्मी का मौसम है, शरीर में रोग का प्रवेश है, आपका बीपी अप आएगा। और अप आते ही डॉक्टर आपको दवाई बढ़ा देगा या गोली की पावर बढ़ा देगा। और अगर इस तरह से आप बीपी न पाओगे, तरीका ही यही है, तो आपका बीपी 20 पॉइंट कम आएगा। और 20 पॉइंट कम आने से तुम एक दवाई से बच गए, तुम एक घबराहट से बच गए। बीपी नपाने के लिए जब भी जाओ आप डॉक्टर के पास, कोई से लड़ाई झगड़ा हो गया, घर में मन मुटाव हो गया, ऐसी स्थिति में मत जाओ। ऐसी स्थिति में बीपी चेक मत करो, ऐसी स्थिति में शुगर चेक मत करो। जब तुम्हारा दिल और दिमाग बिल्कुल शांत हो, कोई से लेना न कोई से देना, एकदम प्रसन्न चित्त हो, तुम्हें सिर्फ तकलीफ है, तो अपना बीपी न पाओ। लड़ झगड़ के धड़कन बढ़ी हुई है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के यहाँ गया, तो बीपी बढ़ा हुआ आएगा। तुम्हारा शरीर में उद्विग्नता जो है, उद्विग्नता वो बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि तुम्हारा बीपी आएगा। और बहुत से लोगों को दिमाग की नस तक फट जाती है। इसलिए आदमी को क्रोध भी नहीं करना चाहिए। कोई 2 बात कह दी तो सुन लेनी चाहिए, और क्रोध अगर कर भी लिया तो 3 मिनट के अंदर उसको खत्म कर देना चाहिए। कई यार मैंने तुमको अनुचित बात कह दी, मैं इसको तुम माफ कर दे। अगर तुमने ऐसा कह दिया तो तुम्हारे दिल की जो उद्विग्नता है वो समाप्त हो जाएगी, और उद्विग्नता समाप्त होने के बाद में शरीर एकदम प्लेन नॉर्मल हो जाएगा।
छोटे बाप के बनने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तुम्हें मालूम है ये आदमी गलत बात कह रहा है, गलत कह रहा है, तुम्हें मालूम है, उससे गुस्सा मत करो, सुनते रहो उसकी बात। इतने जल्दी उत्तेजित मत हो, कोई बात घर में कोई में कर दे। अगर आपको इन सब बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले आपको सामाजिक बनना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, तब आप सुखी रहोगे, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपकी संतानें सुखी रहेगी। अगर आपने अपने आप को बिगाड़ दिया है तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब दोस्तों मैं इजाजत चाहता हूँ, वीडियो काफी बड़ा बन गया। अरे बन गया तो बन गया, मैं एक बात सोच करके वीडियो बनाता हूँ कि मेरी बात को 2 आदमी भी अगर समझ गए तो मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मेरे को नहीं चाहिए 10,000 व्यूज, मेरे को 2 व्यूज भी मिल गए, मैं समझूंगा कि ये दोनों आदमी समझदार हैं, बाकी के मूर्ख हैं। आप सब कुछ दवाओं से ही ठीक होना चाहते हो, नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, अपनी गलत शौक को छोड़ना पड़ेगा, शराब दारू मांस मिट्टी ये छोड़नी पड़ेगी। आपको एक इंसान बनना पड़ेगा, आपको दयालु बनना पड़ेगा, आपको परोपकारी बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप निरोग होंगे। अन्यथा धक्के खाते रहिए।